Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. So today आज हम ब्लैक शोल्स मॉडल डिस्कस करने वाले हैं. ब्लैक शोल्स मॉडल को हम बहुत ही डिटेल में फॉर्मूले को बिल्कुल ब्रेक डाउन करके उसकी डेप्थ में जाके समझेंगे कि फॉर्मूला एक्चुअली बोलता क्या है, व्हाट डज फॉर्मूला सिग्निफाइज. आई नो कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ऐसा सब टीचर्स बोलते हैं. सभी बोलते हैं कि भाई लास्ट के 5 सालों से 6 सालों से 7 सालों से वट एवर द टाइम पीरियड में भी हो सकता है 10 साल भी हो गए हों, ये एग्ज़ाम में नहीं आया है ना. बट ट्रस्ट मी, जिस दिन ये टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा गया, ये कम से कम 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा. एंड ICAI इज़ लाइक कि अगर वो 7 साल 8 साल में एक टॉपिक नहीं पूछा तो वो उसके रेडार में आ जाता है. एंड ICAI को फिर उससे क्वेश्चन पूछने में बड़ा मज़ा आता है. ऑल्सो आई हैव सीन कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, मतलब क्या करेंगे कि वो बोलेंगे कि भाई ये D1 जो है इसको याद कर लो, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये फॉर्मूला याद कर लो, है ना. हम ऐसा नहीं करेंगे, हम याद नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन. समझेंगे कि ये हर पॉइंट क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, हम ये चीज़ समझने वाले हैं. ठीक है. एंड वाई दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि हाँ, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव में शायद ये कम पूछा गया हो, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप अप्रोच देखो तो प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इसी मॉडल की होती है. आपका एक होता है बाइनोमियल ट्री मॉडल है, कॉल ऑप्शन की वैल्यूएशन करने के लिए. रिस्क न्यूट्रल अप्रोच है, ये थोड़ी सी कम अप्लाई होती हैं. एंड इवन दो बाइनोमियल ट्री को थोड़ा सा, बाइनोमियल मॉडल को थोड़ा सा मोर एक्यूरेट माना जाता है, बट स्टिल ब्लैक शोल्स मॉडल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है. लेकिन अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. ब्लैक शोल्स मॉडल को प्रैक्टिकली सबसे सिंपल मेथड माना जाता है. सर ये क्या बात कर रहे हो, सबसे सिंपल मेथड है सर, ये तो फॉर्मूला देख के डर लग जाता है हमें. हाँ, पढ़ने के पर्सपेक्टिव से आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ लिटिल बिट टफ, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ना कभी भी फॉर्मूला को, किसी भी मॉडल को सिंप्लीफाइड या फिर टफ पढ़ने के पर्सपेक्टिव से नहीं बोला जाता, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा के पर्सपेक्टिव से बोला जाता है. सो अगर आप जैसे बाइनोमियल मॉडल देखो, बाइनोमियल मॉडल में क्या होता है, बाइनोमियल मॉडल में दे आस्क की, वो बोलते हैं कि या तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना. दो ही तरीके के प्राइस हो सकते हैं और वो एक प्री डिफाइंड परसेंटेज बता देते हैं कि 10% से या तो बढ़ेगा या फिर 10% से रिड्यूस होगा. बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? जनरली ऐसा नहीं होता, रेयर सिचुएशंस में होता है. तो उसमें बहुत सारी अजम्पशंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं. इवन दो ब्लैक शोल्स मॉडल में भी अजम्पशंस होंगी, ठीक है. बट उसकी अजम्पशंस तो ऐसी है कि प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाइनोमियल ट्री मॉडल की. प्लस सेकेंडली दूसरी चीज़ ये कि चलो आपको मान लिया कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और 10 एक फिक्स्ड परसेंटेज से ही ऊपर नीचे जाएगा. ये चीज़ें मान लेते हैं, जो कि मानना बड़ा मुश्किल है, बट चलो मान लेते हैं. बट आपको ये परसेंटेज कहाँ से मिलेगी कि 10% से ही ऊपर जाएगा या फिर 5% से ऊपर जाएगा, 10% से नीचे जाएगा या 5% से नीचे जाएगा? ये डेटा मिलना बहुत मुश्किल है. बट ब्लैक शोल्स मॉडल में आपको चाहिए क्या? ब्लैक शोल्स मॉडल में आपको स्पॉट प्राइस चाहिए, जो कि आप स्टॉक मार्केट में जाकर कभी भी किसी भी शेयर का स्पॉट प्राइस देख सकते हो. एक्सरसाइज प्राइस चाहिए भैया, अगर कोई कॉल ऑप्शन आपको मिल रहा है तो उसका एक्सरसाइज प्राइस तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में होगा ही, है ना. उसके अलावा आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक चाहिए, वो भी इजीली अवेलेबल होता है. हिस्टोरिकल डेटा से आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हो. सो द ईज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा जो होता है ना, वो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा बहुत ही ईजी तरीके से अवेलेबल होता है ब्लैक शोल्स मॉडल में. फॉर दैट रीजन इट इज़ इंपॉर्टेंट. हम CA बनने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी अ CA. तो अगर आपको CA बनना है तो आपको मॉडल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी तो आनी चाहिए, है ना. मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आई मीन टू से, मतलब आपको ऐसा मॉडल तो पता होना चाहिए ना जो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, और आप उसी मॉडल को स्किप कर देते हो अपने CA फाइनल के लेवल पे, ये सोच के कि चलो पेपर में नहीं आएगा. पहली चीज़, पेपर में आ गया तो लंका लग जाएगी. दूसरी चीज़, अगर पेपर में चलो नहीं भी आया बट ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है. बाय चांस अगर आपको फाइनेंस की फील्ड में जाना पड़ गया आफ्टर CA, या फिर आपका जाने का मन हुआ, तो ये मॉडल तो आपको पता होना चाहिए ना. सो फॉर दीज टू रीजन्स आई बिलीव दैट दिस मॉडल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट.
सो चलिए लेट्स स्टार्ट ब्रेकिंग दिस मॉडल एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मॉडल। बहुत डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे और आपको मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर आप इस किसी भी चीज़ को समझ लेते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाती है, और वो चीज़ ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ गई तो आपको ब्लैक शोल्स मॉडल से बिल्कुल ही डर लगना बंद हो जाएगा और आप बोलोगे ये पेपर में आ गया तो मैं तो पक्का अपने 10 नंबर लेकर आऊँगा। सो इफ़ यू वॉन्ट टू रिस्क योर 10 मार्क्स यू कैन स्किप दिस वीडियो, बट इफ़ you don't want to risk your marks, 10 marks specifically, so you should watch this video till the end. Okay, so let's start Black-Scholes model now. Before jumping upon to the concepts of this topic, just let me just give a brief introduction about myself. So my name is Nikhil Monga and I'm a chartered accountant. I have cleared CA in May 2023 attempt. May 2023 was one of the toughest attempt for strategic financial management, SFM, and by God's grace I secured exemption in that paper. Also, I'm working with one of the big four firms, and my articleship is also from one of the big four firms. All right, so this was a brief introduction about me. So now let's jump into the revision of into the concepts of this topic. So before jumping upon to the concepts, I would like to tell you कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्पॉट प्राइस, एक होता है स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस तो होता है आपके शेयर का स्पॉट प्राइस, कि आपका करंट प्राइस शेयर का क्या चल रहा है वो, और एक ये है स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस इज बेसिकली आपको जो ऑप्शन की आप वैल्यूएशन करने जा रहे हो वो ऑप्शन को एक्सरसाइज प्राइस क्या है। मतलब आप लेट्स से अगर आपको कॉल ऑप्शन मिल रहा है, दैट मीन्स आपको शेयर को खरीदने का एक ऑप्शन है, तो किस रेट पे आप उस ऑप्शन मतलब उस शेयर को खरीद सकते हो बाय पेइंग अ लमसम प्रीमियम टू द अदर पार्टी। अगर आप ऑप्शन खरीद रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और वो प्रीमियम कितना पे करना है वही होता है वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। तो प्रीमियम निकालने के लिए ही हम बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन करते हैं, कॉल ऑप्शन की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली प्रीमियम पे करके आप एक कॉल ऑप्शन ले सकते हो, तो वो किस स्ट्राइक प्राइस पे आप वो ऑप्शन आप किस स्ट्राइक प्राइस पे आप वो शेयर खरीद सकते हो, दैट इज योर एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। सो सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला ये येलो में हाईलाइट कर रखा है, फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। सो वट एवर आई हाईलाइटेड दिस इन येलो, राइट, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज CO, वट इज C0? C0 इज वैल्यूएशन, कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है उसको डिनोट करता है ये एट जीरो, यानी कि एट बिगनिंग, मतलब जीरो पीरियड पे। सो इसलिए हमने जीरो लिखा है। एंड दिस इज स्पॉट प्राइस इनटू ND1। लेट्स अज्यूम दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी के लिए मान के चलो कि ND1 एंड ND2 कुछ प्रोबेबिलिटी है, यानी कि अगर आप स्पॉट प्राइस को अगर आप ND1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको एक तरह से एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस मिल रहा है, माइनस आप स्ट्राइक प्राइस को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहे हो, क्योंकि ऑप्शन मेच्योरिटी पे एक्सरसाइज होता है, तो आप उसको जीरो पीरियड पे पुल बैक कर रहे हो, मेच्योरिटी पे लेके आ रहे हो इनटू द प्रोबेबिलिटी। तो ये भी आपका एक एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्राइक प्राइस हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। सो दिस इज योर एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस, दिस इज योर एक्सपेक्टेड स्ट्राइक प्राइस, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो आपका वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होगा। सर कैसे? इन दोनों का डिफरेंस इसीलिए कि भाई आप शेयर को स्पॉट प्राइस, लेट्स से स्पॉट प्राइस इज ₹500, assumption ले रहा हूं, एंड स्ट्राइक प्राइस इज 450। तो आप 450 रुपए के शेयर को 500 रुपए के शेयर को 450 में खरीद सकते हो। सो दिस इज सेइंग दैट ₹500 का शेयर यू कैन बाय इन ₹450। 50 रुपए, यानी कि आपको कॉल ऑप्शन लेने का कितने रुपए का मुनाफा है? अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हो तो आपको 50 रुपए का मुनाफा हो रहा है, दैट मीन्स आपको शेयर 50 रुपए सस्ते में मिल रहा है। तो आप मैक्सिमम प्रीमियम कितना पे करने के लिए रेडी हो जाओगे? मैं आपको बोल रहा हूं कि यार आपको ना 500 रुपए का शेयर 450 में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे को मैक्सिमम प्रीमियम उस चीज के लिए, उस ऑप्शन के लिए कितना मैक्सिमम कॉल प्रीमियम आप मेरे को कितना पे करना चाहोगे? ऑप्शन प्रीमियम, सॉरी। तो आप कॉल ऑप्शन प्रीमियम मेरे को मैक्सिमम कितना पे करना चाहोगे? 50 रुपए से 1 रुपए ऊपर नहीं देना चाहोगे। अगर आप 50 रुपए से ऊपर, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, अगर इससे 1 रुपए भी ऊपर आपको प्रीमियम देना पड़े तो आपको कॉल ऑप्शन से शेयर की कॉस्ट जो होगी वो 501 रुपीज। 1 रुपया भी ऊपर दिया तो 501 रुपीज। तो बेसिकली क्या होगा, 500 रुपए में तो मार्केट में मिल रहा है, तो मैं आपको 51 रुपीज का प्रीमियम दे रहा हूं और 450 में ये ले रहा हूं, तो 501 रुपए भर रहा हूं, 1 रुपए का नुकसान है। तो मैं क्यों लूंगा फिर ये कॉल ऑप्शन? नहीं लूंगा। सो मैक्सिमम कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए मैक्सिमम 50 रुपए का आप दोगे प्रीमियम, जिसके ऊपर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है।
इसलिए हम बोलते हैं कि कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है वो 50 रुपये है। 50 रुपये के नीचे नीचे अगर आप नेगोशिएट कर सकते हो प्रीमियम को तो कॉल ऑप्शन ले लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट कि इन दोनों के डिफरेंस को कॉल प्रीमियम क्यों बोला जाता है, वैल्यूएशन ऑफ द कॉल क्यों बोला जाता है, ये वैल्यूएशन ऑफ कॉल ऑप्शन क्यों बोला जाता है। अब हमें बेसिकली समझना क्या है, सारा मसला ही तो ये ND1 और ND2 का है। ये तो बहुत आसान है, ये जो मैंने अभी समझाया, दिस इज रियली वेरी इजी, दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो बहुत आसान चीज है, सबसे बड़ा मसला ही तो यहीं पे है। अब मसले को सुलझाना है तो सबसे पहले आप D1 को पढ़िए, है ना। तो मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, अब इन दोनों का ये सबसे पहले ना D1 के अंदर आपको दो फैक्टर दिख रहे हैं। सो जस्ट टू ब्रेक डाउन दिस फॉर्मूला, मैं एक बार अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो टाइम फैक्टर है वो 1 ईयर है, ठीक है, और मेरा जो रेट है, रेट ऑफ रिटर्न, वो 0 है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? जस्ट टू सिंप्लीफाई, ये रेट और टाइम का जो इंपॉर्टेंस है इस फॉर्मूला में वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, बट जस्ट अज्यूम कि रेट 0 है, जिसका मतलब अगर आपके रुपए की वैल्यू, मतलब अगर आज 500 रुपए का नोट आपके पास है तो वो 500 रुपए का नोट फ्यूचर में भी 1 साल के बाद भी 500 रुपए ही रहेगा, अगर रेट 0 है। दैट मीन्स देर इज नो इन्फ्लेशन, ठीक है। तो एक बार रेट को 0 मान लो और टाइम को 1 मान लो, इससे क्या होगा, मेरा फॉर्मूला ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, ln नेचुरल लॉग ऑफ SP अपॉन स्पॉट प्राइस अपॉन K प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये टाइम हट जाएगा और रेट हट जाएगा, क्योंकि टाइम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही, मतलब 1 × 5 = 5, सिमिलरली वही चीज। तो मैंने टाइम को हटा दिया और एक तरह से रेट को हटा दिया। अब इस चीज को समझना है। हाँ सर आपने रेट और टाइम को स्किप कर दिया, नहीं, रेट और टाइम का रेलेवेंस अभी मैं आपको बताऊंगा, बट जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन एक बार आप अज्यूम करो कि टाइम आपका 1 ईयर है एंड आपका जो रेट है वो 0 है, ठीक है। रेट 0 होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 500 रुपए का नोट आज है, वो 1 साल के बाद भी 500 रुपए ही रहेगा, हाइपोथेटिकली, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बट एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले रहा हूं, प्रैक्टिकली विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये एग्जाम, मतलब ये मेरे को लेना जरूरी है सो दैट आई कैन ब्रेक दिस फॉर्मूला इन ईजी फॉर्मेट फॉर यू एंड आप उसको बहुत इजीली समझ सको। तो अब आपको समझना क्या है यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है एरिया, ठीक कर दिया चाहे। अब आपको ना इस पोर्शन को समझना है और वही मैं समझाने आया हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि सिग्मा, दूसरा कंपोनेंट मेरे को नेचुरल लॉग ऑफ स्पॉट प्राइस अपॉन K यानी कि स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस अपॉन स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। सबसे पहले हम स्पॉट प्राइस अपॉन स्ट्राइक प्राइस को पढ़ते हैं, समझते हैं कि ऐसा क्या है ये। सो बेसिकली ना आपको एक चीज समझने की जरूरत है यहां पे कि ना अगर मेरा D1 बढ़ेगा, अगर मेरा D1 बढ़ता है तो मेरा स्पॉट प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज D1 बढ़ेगा तो ND1 बढ़ेगा, ND1 बढ़ेगा तो मेरा स्पॉट प्राइस बढ़ेगा, स्पॉट प्राइस बढ़ेगा तो मेरा कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, कॉल की वैल्यूएशन बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज समझ में आई। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, जो मैंने एग्जांपल लिया था यहां पे, लेट्स से ये 500 और ये स्ट्राइक प्राइस मेरा 450 रुपए, अगर ऐसा है कि मेरा स्पॉट प्राइस 500 रुपए है और स्ट्राइक प्राइस मेरा 450 रुपए है, या फिर आप इसको 11 और 10 रुपए ले लो, ठीक है, स्पॉट प्राइस मेरा 11 रुपए है और एक्सरसाइज प्राइस जो मेरा है वो 10 रुपए है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, आप एक अपेरेंटली आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऑप्शन इन द मनी है या फिर आउट ऑफ द मनी है या फिर एट द मनी है। एट द मनी तो तब होता है जब दोनों बराबर होते, लेकिन इसमें 1 रुपए का मुनाफा है मेरे को, अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मेरे को 1 रुपए का मुनाफा है, 11 रुपए का शेयर मेरे को 10 रुपए में मिल रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन इज इन द मनी, मतलब मेरे को मुनाफा है। तो ना बेसिकली अगर मैं ये नेचुरल लॉग ऑफ स्पॉट प्राइस अपॉन K करता हूं तो 11/10 यानी कि 1 से ऊपर हो गया, 11/10 इज 1.1, सो इट इज ln ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1.1। सो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी आप नेचुरल लॉग ऑफ कुछ करते हो जो कि 1 से बड़ा हो तो वो नेचुरल लॉग हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो इसका कुछ भी आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव में होगा। आप अपना फोन में साइंटिफिक कैलकुलेटर खोलिए, नेचुरल लॉग ऑफ 1.1 करिए, द वैल्यू वुड बी इन पॉजिटिव। अगर मैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 से नीचे के कुछ वैल्यू का करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर क्या करूं,
अगर मैं यहां पे उल्टा कर दूं कि ये 11 की जगह पे 9 रुपए है और 10 रुपए, तो नेचुरल लॉग ऑफ 9/10 विच मीन्स 0.9, नेचुरल लॉग ऑफ 0.9। आप कैलकुलेटर उठाओ अपना साइंटिफिक और कैलकुलेट करो, मैं अपने फोन में अभी जिससे आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, ठीक है। ये नेगेटिव में आएगा, जस्ट अ सेकेंड ना। 0.9 का नेचुरल लॉग इज माइनस 0.105। इट इज ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर जब मेरा ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है, यानी कि 9 मेरा स्ट्राइक प्राइस था और 10 रुपए, सॉरी 9 मेरा स्पॉट प्राइस था और 10 रुपए मेरा स्ट्राइक प्राइस था, तो यानी कि ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है, तो ये लोग बोल रहा है कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन इन द मनी होगा तो लोग आपको हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में देगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से व्हेन ऑप्शन इज इन द मनी, तो ये मेरा जो लोग है ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव में देगा, दैट मीन्स मेरा D1 बढ़ेगा। अगर मेरा नेचुरल लॉग ऑफ स्पॉट प्राइस अपॉन के बढ़ेगा तो मेरा D1 बढ़ेगा, और अगर D1 बढ़ रहा है तो मेरा क्या बढ़ेगा, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम, कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यूएशन ऑफ कॉल ऑप्शन बढ़ेगी। सो आई एम ट्राइंग टू से कि जो नेचुरल लॉग वाला कंपोनेंट है ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको सिंप्लीफाई करके दे देता है चीजों को। कैसे सिंप्लीफाई करता है, ये आपको ना पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर में वैल्यूज दे देता है। अगर ऑप्शन इन द मनी होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, जिससे आपका D1 बढ़ेगा, और D1 के बढ़ने की वजह से आपका ये C0 बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है तो उस केस में ये क्या करेगा, उस केस में ना ये आपको नेगेटिव इंटीजर देगा। जैसे मैंने आपको बताया 9/10 ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, यानी कि ये इसको आउट ऑफ मनी का मतलब ये कि इसको एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है। 10 रुपए की चीज, मतलब अगर कोई 9 रुपए की चीज मैं 10 रुपए में क्यों खरीदूंगा भला, स्पोर्ट प्राइस 9 रुपए है, एक्सरसाइज प्राइस 10 रुपए है, तो मैं 9 रुपए की चीज 10 रुपए में क्यों खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा ना, तो ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी। दैट्स वाई वेन एवर द ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी ये आपको एक नेगेटिव वैल्यू देगा, जिससे आपका D1 रिड्यूस होगा। सो इफ योर D1 इज रिड्यूस्ड, जिसका मतलब ये कि अल्टीमेटली आपका C0 भी रिड्यूस होगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये D1 का जो लोग वाला कंपोनेंट है ना, ये आपके C0 की वैल्यू को ऊपर या नीचे करता है। उसके बाद सेकंड इज यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन को कंपोनेंट को भी हम तोड़ेंगे अच्छे से कि ये क्या कहना चाहता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के कंपोनेंट का मतलब ये है कि भाई देखो, लेट्स से देयर इज अ स्टॉक, जस्ट अ सेकेंड ना, यहां पे कर लेते हैं। सो देयर इज अ स्टॉक, लेट्स से उसका ये प्राइस है मीन, मतलब ये उसका प्राइस है स्टॉक का 500 रुपीज, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि उस स्टॉक की वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी कम है, रिड्यूस्ड वॉलेटिलिटी है, या तो इतना जाता है, बस इतना वेरी करता है प्राइस, इतना ऊपर नीचे चला जाता है। ये हो गई। दूसरा एक शेयर और है जिसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है एंड वो इतना ज्यादा डिविएट करता है। सर इससे आप कहना क्या चाहते हो? इससे मैं कहना चाहता हूं कि देखो भाई, आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपके शेयर के प्राइस की वॉलेटिलिटी बहुत कम है, यानी कि मेरा शेयर का प्राइस जो है वो 500 रुपए से बढ़ के मैक्सिमम 510 रुपए चला जाएगा, मान लो इतनी वॉलेटिलिटी है उसकी, है ना। तो इस केस में अगर मेरा शेयर का प्राइस 500 रुपए है और वो चला जाता है 510 रुपए, लेट्स अज्यूम कि स्ट्राइक प्राइस भी मेरा 500 रुपए है, तो मेरे को फायदा कितना होगा, 510 माइनस 500 विच मीन्स 10 रुपए का, है ना। बट अगर दूसरा शेयर है जिसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो 500 से 600 रुपए तक चला जाता है एंड स्ट्राइक प्राइस भी मान लो 500 रुपए है, तो अगर मैं इसको देखूं, अगर वो 600 पे चला गया
और 500 रुपये उसका स्ट्राइक प्राइस है, तो मेरे को कितने रुपए का मुनाफा आने वाला है? मेरे को 100 रुपए का मुनाफा होने वाला है. सो आई एम ट्राइंग टू से हायर द स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू हायर द रिटर्न ऑन कॉल ऑप्शन. ठीक है जी, हायर द स्टैंडर्ड डिविएशन हायर द रिटर्न ऑन कॉल ऑप्शन, है ना जी. तो मेरा जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना ज्यादा मेरा मुनाफा होने वाला है. समझ गए? मतलब कॉल ऑप्शन पे उतना ज्यादा मुनाफा होने वाला है. सो इट कंक्लूड्स कि स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉल ऑप्शन की वैल्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. स्टैंडर्ड डिविएशन विद कॉल ऑप्शन वैल्यू. अभी डायरेक्ट रिलेशन क्यों है अगेन बता देता हूं कि अगर लेट्स से किसी शेयर का स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत थोड़ा है, लेट्स से 500 से 510 रुपए चला जाएगा मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाने वाला, तो मेरे को 10 रुपए का मुनाफा होगा. लेकिन अगर मेरा शेयर जो है वो 500 रुपए से 600 रुपए के ऊपर चला गया, तो मेरे पास स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन है 500 रुपए के ऊपर, लेकिन वो शेयर का प्राइस चला गया 600 रुपए क्योंकि उसका हायर स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो मेरे को 100 रुपए का मुनाफा हो सकता है. एंड इट ऑल्सो शोज, इससे यह भी साबित होता है हायर द रिस्क, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका रिस्क होता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. अगर आपके किसी शेयर की स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत थोड़ी है, यानी कि उसमें रिस्क कम है, तो आपको मुनाफा भी कम होने वाला है. लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. ठीक है, तो इससे साबित होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. सो यहां पर क्या मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन को देखो यहां पर ना पॉजिटिव में डाला हुआ है. अगर आप यहां पर देखो मेरा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो पॉजिटिव में है. अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ता है तो उससे मेरा D1 भी बढ़ेगा. अगेन अब मेरा D1 बढ़ेगा तो मेरा कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा. ये है स्टैंडर्ड डिविएशन का काम यहां पे. सो हमने दोनों लॉग का और स्टैंडर्ड डिविएशन का काम समझ लिया. सर लेकिन D2 का भी फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला. सर ये D2 के फॉर्मूले में या तो ये लगा लो या ये लगा लो, आंसर सेम आने वाला है. सर D2 में भी तो सर स्टैंडर्ड डिविएशन है और यहां पर D2 में स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस में है. अब प्रूव करो कि सर क्या नाम है कि स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ेगा तो मेरा कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी. अब प्रूव करो. हाँ, तो यहां पर देखो अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन को बढ़ा देता हूं तो इससे क्या होगा, मेरा D2 रिड्यूस होगा. माइनस में है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर बढ़ा, इफ आई इंक्रीज स्टैंडर्ड डिविएशन, तो मेरा D2 का प्राइस जो है वो रिड्यूस होगा. अब D2 का प्राइस अगर रिड्यूस हो रहा है तो आप यहां पर देखो जो D2 है ना उसके अगर यहां पर भी माइनस है, यहां पर अगर D2 रिड्यूस हो रहा है तो मेरा ऐसी वैल्यू रिड्यूस हो रही है जो माइनस में थी. सो अगर मैं माइनस वाली वैल्यू को रिड्यूस कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली C0 बढ़ेगा. दैट मीन्स मैं इस फॉर्मूले में से कम माइनस करूंगा. पहले अगर मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन मान लो नॉर्मल था, जो भी था स्टैंडर्ड डिविएशन था, उसके मुकाबले जब मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ेगा ना, उसके मुकाबले मेरी C0 की वैल्यू मतलब उसके मुकाबले अब कम माइनस होने वाला है, जिसकी वजह से मेरा C0 की वैल्यू बढ़ेगी. समझ गए? क्योंकि यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस बाद में पॉजिटिव हो जाता है. आप इससे भी समझ सकते हो. ठीक है, सो आई मीन टू से अगर मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ेगा तो मेरा D2 रिड्यूस होगा. D2 रिड्यूस होगा तो मेरा ये स्ट्राइक प्राइस यानी कि जो मेरा पेमेंट वाला है ये रिड्यूस होगा, और ये रिड्यूस होगा तो ये बढ़ेगा क्योंकि यहां पर माइनस है. मैथमेटिकल इक्वेशन है. सो ये हमारे ब्लैक शोल्स मॉडल का एक सार था. ठीक है, सो अब ये फॉर्मूला आई बिलीव आपको बड़ी इजीली याद हो जाएगा. सर अब आपने हमें बताया था कि आप हमें रेट और टाइम का भी मेरे को वो बताओगे, इंपैक्ट बताओगे, वो आपने बताया नहीं. वो बता देता हूं. देखो टाइम का इंपैक्ट ये होता है कि ना टाइम जितना ज्यादा, मेच्योरिटी में जितना ज्यादा टाइम होगा ना, रिस्क उतना बढ़ेगा, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन उतना ज्यादा बढ़ेगा. सो अगर मेरा टाइम 2 साल है, 2 साल का लेट्स से मेरा टाइम है वो 2 सालों का है, तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, स्टैंडर्ड डिविएशन और शूट हो जाएगा. यार जितना लंबा पीरियड है, मान लो 5 साल का आपने कॉल ऑप्शन ले लिया, 5 साल में तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो आपको पता नहीं कि 5 सालों के बाद क्या होने वाला है. फॉर दैट रीजन टाइम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को. सर समझ गए? सर ये रेट को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? रेट इज योर बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो टाइम को रेट से आप मल्टीप्लाई करके ना, वो आपने लेट्स से 2 सालों के लिए रिस्क लिया, तो उस चीज का आपको यहां पर वो रिटर्न दिया जा रहा है. मतलब उस चीज के लिए आपको कॉल ऑप्शन का प्राइस वो बढ़ाया जा रहा है.
तो रेट का यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है, रेट इंटू टाइम हो जाएगा, ब्रैकेट को खोलोगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर टाइम, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो रेट इंटू टाइम इज बेसिकली नथिंग बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब हम सारे कंपोनेंट D1 के समझ चुके हैं। अब उसके बाद D1 की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट D2 का है, ये नेचुरल लॉग ऑफ SP अपॉन के, और ये मतलब ये माइनस क्यों करा ये भी मैंने आपको बता दिया। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट D2 का है, इन दोनों वैल्यूज को आप यहां पर पुट करोगे तो जिससे आपका C0 निकल जाएगा, कॉल ऑप्शन की वैल्यू। सो अब एक ICAI का टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 25 है, मैं आपको वो समझा देता हूं, ये साथ में पढ़ाऊंगा तो आपको ये ब्लैक शोल्स मॉडल पे बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी हैव सम वाटर। हाँ जी, सो ये क्वेश्चन नंबर 25 है ICAI के टेस्ट नॉलेज का। उसमें ये डिटेल्स दे रखी हैं। प्राइस ऑफ द स्टॉक यानी कि स्पॉट प्राइस आपको 80 रुपए दे रखा है, एक्सरसाइज प्राइस आपको 75 रुपीज दे रखा है, दैट मीन्स कॉल ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस दी हुई है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दे रखा है 0.40, मेच्योरिटी आपको 6 मंथ्स की दे रखी है, एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 12%। ठीक है, अब आपको ये चीज भी दे रखी है, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब ये स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम मीन, दैट मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। सर आपने ये क्यूमुलेटिव एरिया ये क्या कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 1 माइनस टेल एरिया, ये भी समझाऊंगा ये क्या चीज़ है और हमने ऐसा क्यों निकाला, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट लेट्स सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ND1 ND2 और वो सब जो हमारा मेन चीज़ें हैं निकालनी। मैंने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पेन डाउन कर लिया। स्पॉट प्राइस 80 रुपीज़, स्ट्राइक प्राइस 75 रुपीज़, स्टैंडर्ड डिविएशन 0.40, टाइम 6 मंथ्स है, रेट है मेरा 12%। ठीक है, सो ये हो गया मेरा C0, यानी कि C0 इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, जो कि कॉल प्रीमियम भी, मतलब मैक्सिमम इतना कॉल प्रीमियम आप पे करोगे, इसलिए इसको कॉल प्रीमियम भी बोला जा सकता है। ठीक है, सो हमने क्या करा, स्पॉट प्राइस इनटू ND1 जो कि आपका एक तरह से प्रोबेबिलिटी है, माइनस स्ट्राइक प्राइस अपॉन ERT, E की पावर RT, दैट मीन्स इसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहे हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी अगेन ND2। ठीक है, अब हमने D1 को बहुत अच्छे से समझा था कि सबसे पहले हम नेचुरल लॉग कर रहे हैं किस चीज का, स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस अपॉन स्ट्राइक प्राइस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इससे आपको वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर में मिलेगी इन द टर्म्स ऑफ लॉग। ठीक है, जिससे आपके ये डिसाइड होगा कि D1 ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर ऑप्शन इन द मनी है, यानी कि अगर आपका ऊपर वाली वैल्यू आपका ऊपर वाली वैल्यू स्टॉक की प्राइस जो कि स्पॉट प्राइस है 80 रुपए, वो ज्यादा है, 75 कम है, दैट मीन्स ऑप्शन इज इन द मनी। सो 80 अपॉन 75 कितना होता है, आप ये देखिए, 80 डिवाइड बाई 75, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी कैलकुलेट। 80 डिवाइड बाई 75 आपका होता है 1.0666। सो ये क्योंकि 1.066 यानी कि 1 से ऊपर है, तो इट इज बाउंड टू बी इन पॉजिटिव। तो ICAI ने दे रखा है 1.0667 इज इक्वल टू 0.0646 विच इज पॉजिटिव। ठीक है, सो ये पॉजिटिव है, इट इज बाउंड टू बी पॉजिटिव, मैंने आपको बताया। सो दैट मीन्स आपका D1 इज गोइंग टू शूट अप बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद हमने रेट लिख दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फैक्टर इन कर रहे हैं, रेट इनटू ये टाइम हो रहा है 6/12 है ना। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 6/12 कर दिया। स्टैंडर्ड डिविएशन को भी टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, जितना कम टाइम होगा उतना कम रिस्क होगा। सिंस यहाँ पर टाइम 1 साल से कम है तो उस वजह से रिस्क भी उतना रिड्यूस हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन को हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, सो डिवाइड बाय 0.40 इंटू रूट ऑफ टाइम। अब इससे हमारा D1 निकल कर आएगा, हमने 0.646 ये नेचुरल लॉग की वैल्यू लिख ली, और इसको सॉल्व करने के बाद 0.10 आ रहा है, डिवाइड बाय 0.40 इंटू रूट ऑफ टाइम इज इक्वल टू ये आ गया 0.58195। सिमिलरली अब आपको D2 शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो, लॉन्ग कट से भी निकाल सकते हो। शॉर्टकट ये है कि आप D2 के लिए सबसे पहले अपना D1 लो, माइनस क्या करना है हमें, ये स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आपका 0.29911 निकल कर आ गया। और मैंने आपको इस तरीके से भी जैसे बताया, log ऑफ 80.75 प्लस, बस यहां पर माइनस लग जाना है। क्यों लगना है वो भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज जो D2 है वो बेसिकली आपकी पेमेंट वाला यानी कि स्ट्राइक प्राइस का कंपोनेंट है, जिससे वो आपके D2 को ये रिड्यूस कर रहा है, और D2 अल्टीमेटली रिड्यूस होते होते आपके कॉल ऑप्शन के प्राइस को, कॉल ऑप्शन की वैल्यू को बढ़ा रहा है। और वो क्यों बढ़ा रहा है, बिकॉज यहां पर अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ेगा तो हमें बेसिकली कॉल ऑप्शन की वैल्यू को बढ़ाना है, बिकॉज हायर द रिस्क हायर द रिटर्न।
ठीक है। सो डिवाइड बाय 0.40, वही चीज़ आ गई, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टाइम। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया अगेन, ये 0.29911 निकल कर आया। अब हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें नेचुरल लोग यानी कि नेचुरल लोग बोल रहा हूँ, ND1 निकालना है। अब D1 हमारा क्या है, 0.58195। तो ये रहा 0.58195, ये हमें निकालना है। दिस इज नॉट नोन टू अस, हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमें पता है और ये हमें पता है, ठीक है। तो हमें इन्होंने क्या नाम है 0.55 और 0.60 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। ये देखो बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं, उप्स सॉरी, यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं। हमें बेसिकली देखना है कि हमारा 0.58195 किसके बीच में फॉल करता है। हम हमारा वो करेंगे बेसिकली, इसको क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन के हिसाब से निकालेंगे। 0.55 एंड 0.60 के बीच में फॉल करता है 0.58195, है ना। तो हम इन दोनों की वैल्यूज को मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 0.055 का लिख लिया और 0.60 का लिख लिया, 0.55 और 0.60 का लिख लिया। सर लेकिन आपने ये वाला एरिया लिखा, ये नहीं लिखा, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि ना इन्होंने हमें एरिया ऑफ लेफ्ट और राइट वन टेल का दे रखा है हमें, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का क्यूमुलेटिव एरिया चाहिए होता है, विच इज यूजफुल फॉर अस। तो यहां पर क्यूमुलेटिव एरिया अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, तो ये जो इतना पोर्शन है, ये पिंक कलर वाला है ना, ये वाला, ये राइट, इसको ना राइट टेल बोलते हैं। इतना जो एरिया है इसके इधर वाला, इसको मैं बोलूंगा राइट टेल एरिया। और ये जो बाकी का जो मेरा एरिया है ना, दिस इज क्यूमुलेटिव एरिया। मेरे को ये चाहिए क्योंकि यहां पर D1 फॉल करता है, दिस इज D1 हेयर। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये मेरा D1 है। तो मेरे को D1 तक के एरिया का वो चाहिए, तो क्यूमुलेटिव एरिया इतना चाहिए, है ना। और ये टोटल जो होता है ना, टोटल दिस इज 1। और ये बीच में बेल शेप्ड कर्व के जो बीच में होता है ना, दिस इज एवरेज, ये होता है 0.50 नहीं सॉरी, ये होता है 0, बीच में 0 पॉइंट होता है, और यहां से लेके इतना, दिस इज 0.50 एंड दिस इज ऑल्सो 0.50। तो टोटल जो हो जाता है ना, इसको 1 बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने आपको राइट टेल एरिया बता दिया, हमें राइट टेल एरिया तो चाहिए ही नहीं, हमें ये शेडेड एरिया चाहिए। इन्होंने बोला जो एरिया आपका काम का है ना, उसको छोड़ के हमने आपको एरिया बता दिया। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस दिस, 1 माइनस 0.4013, तो आपका ये शेडेड एरिया आ जाएगा, बिकॉज टोटल एरिया जो टोटल है वो 1 है। मैंने आपको बताया कि दिस इज 1, ये जो पूरा टोटल है ये 1 है। तो 1 माइनस कर दो ना राइट टेल एरिया, तो निकल के आ जाएगा। सर इन्होंने तो राइट टेल एरिया और लेफ्ट टेल एरिया बोला है, इन्होंने बोला राइट और लेफ्ट कुछ भी मान लो, हम बता नहीं रहे आपको स्पेसिफिकली क्या है। मैं अगर इसको यहां पर राइट की जगह यहां पर लेफ्ट लिख दूं तो भी, तो ये इंक्लूड हो जाएगा शेडेड एरिया में, और ये लेफ्ट टेल एरिया अगर रह जाएगा तो भी आंसर सेम आना है, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता राइट टेल एरिया और लेफ्ट टेल एरिया, वो कुछ भी बोल रहा है। 1 टेल है तो आपको 1 माइनस वो कर देना है राइट और लेफ्ट टेल जो भी है। लेकिन कई बार वो आपको 2 टेल एरिया बता देगा। 2 टेल एरिया का मतलब ये है कि वो बोल रहा है कि ना हमने इस टेल का भी आपको बता दिया, और दोनों टेल्स जो होती है ना वो हमेशा बराबर होती हैं। ये टेल और ये टेल, ये दोनों इक्वल होंगी, लेफ्ट टेल और ये राइट टेल, ये दोनों बराबर होंगी। अगर उसने आपको दोनों 2 टेल दे दी तो हम क्या करेंगे उस केस में ना, हम ये जो आपका है ना, ये लेट्स से दिस इज 2 टेल, तो इसको डिवाइड बाय 2 करके 0.4013 को डिवाइड बाय 2 करके इसको 1 टेल बनाएंगे। 1 टेल बनाने के बाद जो वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 2 करके, तो उसको 1 माइनस 1 टेल कर देंगे। तो बेसिकली हो क्या जाएगा फिर, उस 2 टेल एरिया के केस में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 टेल एरिया डिवाइड बाय 2। इससे आपका फिर ये वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो फिर हम अपना आंसर कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सो जस्ट कीप इन माइंड, हमें क्यूमुलेटिव एरिया चाहिए होता है, इस वजह से हमने ये करा। इस केस में इन्होंने 1 टेल एरिया दे रखा था, तो मैंने 1 माइनस टेल एरिया कर दिया, तो मेरा ये निकल कर आ गया। तो 0.55 और 0.60 दोनों का मैंने नीचे लिख लिया 0.7088 एंड 0.7257, ठीक है, 0.7088 एंड 0.7257। अब मेरे को इंटरपोलेशन से ये निकालना है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 0.7088 प्लस, अब मैं इसको भी समझा देता हूं कि इंटरपोलेशन होता कैसे है, कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होता है। 0.7088,
देखो इसने ना 0.55 से 0.60 कितने का जंप लिया, 0.05 का जंप लिया, तो मैंने डिवाइड बाय 0.05 कर दिया। इन्होंने बोला कि जब एन, ये एन वाली वैल्यू ने 0.05 का जंप लिया तो सामने से ये क्यूमुलेटिव एरिया ने कितना जंप लिया, इतना 0.7257 माइनस 0.7088। दैट मीन्स जब एन ने 0.05 का जंप लिया तो हमारे क्यूमुलेटिव एरिया ने 0.0169 का जंप लिया। तो अगर हमारा टेल जो है, सॉरी जो एन है वो इतना जंप लेता है, इतना, अभी तो हमने 0.55 और 0.60 का जंप देखा था, जिसकी वजह से इन दोनों में इतना जंप आया क्यूमुलेटिव एरिया में। सो आई एम सेइंग कि अगर इतना जंप ले एन, कितना जंप 0.58195 माइनस 0.55 विच इज अ जंप ऑफ 0.03195 या फिर 0.032 भी बोल सकते हो आप, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ कर लीजिएगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि 0.0169 का जंप आता है क्यूमुलेटिव एरिया में ऑन द जंप ऑफ 0.05, तो 0.03195 के जंप पे कितना जंप आएगा वो निकाल के उसको सम कर दो आप स्टार्टिंग वाले में 0.7088 में, तो उससे आपका ये इंटरपोलेशन हो जाता है। सो मेरा ND1 निकल गया 0.7196। सिमिलरली मैं ND2 निकाल लूंगा, वही वैल्यूज लेके इंटरपोलेट करके बाय इंटरपोलेशन। अगर आपको मैंने जो आपको कंसेप्चुअली इंटरपोलेशन बताने की कोशिश करी, अगर वो समझ में नहीं आया तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, ये बड़ा ईजी है, फॉर्मूला से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला रीडली आपकी ICI की बुक में, इवन मेरे नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, सो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो सिमिलरली मैंने इंटरपोलेशन से ND2 की वैल्यू निकाल ली, सो मेरा ND2 भी निकल गया। अब आता है फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप क्या कि मेरे को ND1 और ND2 की वैल्यू को किस में पुट करना है, इसमें जो हमने स्टार्टिंग में स्पोर्ट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस को निकाला था, है ना। तो मेरा स्पोर्ट प्राइस 80 रुपीज़ था, मैंने इसको प्रोबेबिलिटी से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ND1 प्रोबेबिलिटी बताई थी, उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। 75 को मैंने वो करा, प्रेजेंट वैल्यू पे लाया और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेसिकली उसके बाद मेरा ये फाइनल कैलकुलेशन के बाद आंसर निकल के आया C0 इज इक्वल टू 13.95। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर कॉल ऑप्शन, 13.95। आई होप ये वाला टॉपिक जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स आपको बताते हैं कि ये D1 को आप याद कर लो, D2 को आप याद कर लो, मैं आपको याद करवा दूंगा, याद ही करना पड़ेगा, इसके कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस वीडियो अगेन, एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहते हैं यू कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहाँ पे कमेंट सेक्शन एनेबल्ड है, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल दीजिएगा, मैं आपका डाउट बहुत अच्छे से एड्रेस कर दूंगा। इवन अगर रिक्वायरमेंट हुई मैं आपको 1-on-1 टेलीग्राम पे कॉल करके भी समझा दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर आप, आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस वीडियो वंस, ट्वाइस और थ्राइस, सो दैट ये आपके जहन में उतर जाए, और कल को अगर ये बाकी जो टीचर्स बोलते हैं जैसे कि अरे नहीं आता, 10 सालों से नहीं आया, तो वो चीज़ें नहीं सुननी। एक जो बच्चा पास होता है और जो फेल होता है उनमें यही डिफरेंस होता है कि जो फेल होने वाला होता है ना वो इन अजम्पशंस पे चला जाता है, अरे ये टॉपिक तो आना नहीं, और वो पेपर में वही आता है, पेपर में बोलता है हाँ जी क्या हाल चाल, पेपर में वो सवाल आपसे फिर ये पूछता है, फिर आप परेशान हो जाते हो, है ना। सो वो वाली सिचुएशन नहीं लानी। अगर सवाल पेपर में आए तो आपको सवाल को बोलना है हाँ जी क्या हाल चाल, विल डू दिस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, subscribe to my YouTube channel if you like this video, and please give your feedback as well, and join my Telegram channel as well for regular updates and such kind of videos. Thank you so much. Bye bye.